कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख स्थलाकृतियों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि ज्वालामुखी क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं। ज्वालामुखी के अर्थ और परिभाषाओं को हमने देखा था। आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे ज्वालामुखी के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर जो अलग अलग भू आकृतियों का निर्माण होता है उस पर एक नज़र डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि आप हमारे खलखो क्लासेस से जुड़ें और प्रतियोगी परीक्षाओं की एक शानदार तैयारी प्राप्त करें। एक बेहतर मार्गदर्शन, बेहतर गाइडलाइन हमारे खलखो क्लासेस टीम की ओर से। साथ ही आपके लिए हम लेकर आए हैं खलखो क्लासेस मोबाइल ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस खलखो क्लासेस ऐप में आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियो, नोट्स और टेस्ट सीरीज प्राप्त होंगे, जो कि बहुत ही कम दरों पर होंगे। अन्य ऐप में मिलने वाले दामों के मुकाबले काफ़ी कम होंगे और ज़्यादातर इसमें अध्ययन सामग्री है वह बिल्कुल निःशुल्क है। तो इस ऐप को एक बार डाउनलोड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक बार जाएं, इसका लिंक दिया गया है, आप डाउनलोड कर लें। साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अनिवार्य तौर पर कर लें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन, लगातार हमारे वीडियो अपलोड होते रहते हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएं। आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित जो प्रमुख स्थल रूप हैं, उसमें जो स्थल रूप हैं सबसे पहले देखेंगे बाहरी स्थलाकृतियों को और तत्पश्चात हम देखेंगे आंतरिक स्थलाकृतियों को। बाह्य स्थलाकृतियों की हम बात करें तो बाह्य स्थलाकृतियों में जो स्थलाकृतियां हैं ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात बनती हैं। तो इनमें जो आप देख पा रहे हैं, एक ऊंचे उठे भाग, उसके अलावा नीचे धंसे भाग, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी द्वीप, पठार, ज्वालामुखी मैदान और उसके अलावा गैसर आदि। ये क्या हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत आप देखेंगे कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी का शंकु होता है, उसके चारों तरफ लावा का एक परत बिछ जाता है जिससे ज्वालामुखी पर्वत के रूप में तब्दील हो जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि जब सागर और महासागरों में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कहा जाता है कि वहाँ पर टापू का निर्माण हो जाता है, अर्थात पिघली हुई शैलें बाहर जब प्रकट होती हैं तो वो जल के ऊपर ठोस रूप में तब्दील हो जाती हैं और वह द्वीप का रूप धारण कर लेती हैं। उसके साथ ही ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उसके लावा, उसमें से निकलने वाले लावा होते हैं वह धरातल पर बिछ जाते हैं और एक समतल पठार का निर्माण भी करते हैं। साथ ही बहुत ही समतल धरातल के रूप में ज्वालामुखी मैदान का भी निर्माण होता है और गेसर के तौर पर फव्वारे को आप ले सकते हैं, फव्वारे नुमा आकृति में, अर्थात प्राकृतिक फव्वारा होता है जिसे हम गेसर कहते हैं, जिसमें से गर्म जल लगातार बाहर आता रहता है। तो यह तो था बाह्य स्थलाकृतियों का एक संक्षिप्त सा परिचय। इसका हम विस्तारित रूप देखेंगे आगे। आंतरिक स्थलाकृतियों की हम बात कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया में जो आंतरिक स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनमें सबसे प्रमुख है बैथोलिथ, उसके अलावा लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, उसके अलावा सिल और एक और नाम है जिसे हम कहते हैं डाइक। तो याद रखेंगे बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल और डाइक। तो इस तरीके से बाह्य और आंतरिक स्थलाकृतियों का एक स्वरूप आपको नज़र आता है। इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं कुछ ज्वालामुखी के तथ्यों को। कहा जाता है ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार के पदार्थ जमा हो जाते हैं। साथ ही जब तप्त पदार्थ, लावा, गैसें, जलवाष्प, चट्टानी खंड आदि धरातल पर प्रकट होते हैं तो इस प्रकार से जो ढेर सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं, इन सभी क्रियाओं को हम बाह्य क्रियाएं कहते हैं, अर्थात यह धरातल के ऊपर होता है। गौर कीजिएगा, धरातल के ऊपर घटित होता है, न कि अंदर। और धरातल के ऊपर घटित होने वाली
क्रियाओं को ही हम बाहरी क्रियाएं, बाहरी गतिविधियां कहते हैं जो ज्वालामुखी से संबंधित होता है। आंतरिक स्थलाकृतियों के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि भूगर्भ से ऊपर आता हुआ लावा जब धरातल के नीचे ही किसी कारणवश धरातल पर प्रकट नहीं हो पाता है, किंतु वह दरार में, छेदों में और धरातल के अंदर जो खाली गैप होता है, रिक्त स्थान होता है, वहाँ जब पिघला हुआ लावा भर जाता है तो कालांतर में वह ठंडा होकर जम जाता है और इससे आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हुए इसे हम थोड़ा सा चित्रित रूप में देखते हैं तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित जितने भी आंतरिक एवं बाह्य स्थलाकृतियाँ हैं वो यहाँ चित्र के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप गौर कीजिएगा। बैथोलिथ आंतरिक भाग में बना है, लैकोलिथ, उसके अलावा सिल, डाइक, ये सभी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ आपको धरातल के बाहर ज्वालामुखी दिख रहा है और लावे का प्रवाह दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा हम ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उनका वर्णन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊंचे उठे भाग को। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ऊंचे उठे भाग होते हैं जो धरातल के बाहर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, किस रूप में दिखाई देते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। कहा जाता है जब ज्वालामुखी उद्गार केंद्रीय प्रकार का होता है तो निकलने वाला लावा एवं पदार्थ मुख के चारों ओर शंकु का रूप धारण कर चारों ओर जमा हो जाते हैं और इसके द्वारा जो स्थलाकृति बनती है जिसे हम सिंडर शंकु, कंपोजिट शंकु, परिपोषित शंकु और लावा शंकु के नाम से जानते हैं। ये शंकु दरअसल ज्वालामुखी का मुख ही होता है, जो कि ज्वालामुखी मुख के अलग अलग प्रकार हैं। तो ये ऊंचे उठे भाग कहलाते हैं। इसके अलावा हम नीचे धंसे भाग को भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर धुंधले रूप में आपको दिया गया है कि परिपोषित शंकु, सिंडर शंकु और कंपोजिट शंकु और बाकी शंकु क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके का लगातार और वीडियो मैं आपके लिए लेता आता रहूँगा। तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता है। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और आपको उपलब्ध कराएंगे। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें ऐसे ही प्रेरित करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।